हेलो, दिस इज दिशा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज यहाँ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को। ओके, इस चैप्टर में हम देखेंगे पार्टिकल्स, नेचर ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, देन इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर और इवापोरेशन एंड बॉइलिंग, नेक्स्ट केल्विन सेल्सियस स्केल। ओके, तो ये पांचों ही पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। होल चैप्टर की समरी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पार्टिकल्स, नेचर ऑफ मैटर। फर्स्ट पॉइंट है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड इज फेल्ट बाय सेंस इज कॉल्ड मैटर। यानी कि ऐसी सारी चीज़ें जो कि हम अपने सेंस के थ्रू उनको फील कर सकते हैं, साथ ही साथ वो सभी वस्तुएं स्थान भी घेरती हों, स्पेस ऑक्यूपाई करती हों और उनका मास यानी द्रव्यमान हो, उन सभी को हम मैटर कहते हैं। मैटर मीन्स पदार्थ। मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, द पंच तत्व। यानी कि जो भी मैटर है, जो भी पदार्थ है, वो बेसिकली 5 एलिमेंट से मिलकर बनता है, जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं। पंच तत्व आर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। यानी हवा, पृथ्वी, आग, आकाश और पानी। ये जो वीडियो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी कि जो पदार्थ होता है उसके कणों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उन्हें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स के बीच में खाली स्थान होता है। पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, कंटिन्यूसली गति करते रहते हैं, लगातार गति करते हैं। ओके, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स के कारण बंधे हुए होते हैं। ओके, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इसे हम क्या कहते हैं? अंतराणुक बल। ये जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है इसी के कारण जो मैटर है उसकी स्टेट्स होती हैं। यदि अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ज़्यादा है तो मैटर सॉलिड होगा। यदि क्या होगा, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा तो मैटर लिक्विड होगा। और जब अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बहुत ही ज़्यादा कम होगा तो यानी कि उनके बीच में जो स्पेस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, वैकेंट स्पेस, तो फिर मैटर गैस होगा। ओके, आगे हम और डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ मैटर्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स। तो आप ध्यान रखें जो मैटर्स हैं उनको हम इन तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट। यानी कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज है उसके बेस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं मैटर्स को। या फिर बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की एनर्जी के थ्रू हम यहाँ पर क्लासिफाई कर सकते हैं। या फिर बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके बेस पर भी यहाँ पर जो मैटर है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर आप ये फ्लो चार्ट देख सकते हैं, 5 स्टेट दिए हुए हैं मैटर के: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले इन 3 बेसिक जो मैटर हैं जिनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो आप एक तरफ देख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और फिर थर्ड कॉलम में गैस के बारे में दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है, यह आपको ध्यान रखना है, यदि आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है तो भी ये आपके लिए यूज़फुल होगा, और यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो भी ये टेबल आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो पहला पॉइंट है सॉलिड में फिक्स शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। यानी कि जो सॉलिड होते हैं उनका शेप और वॉल्यूम निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है। जबकि लिक्विड जो होते हैं नॉट फिक्स शेप, इनका शेप जो है वो फिक्स नहीं होता। जैसे बर्तन में आप इसे डालेंगे वैसा ही ये शेप ले लेते हैं। जैसे आप ग्लास में डालेंगे तो इनका शेप अलग है, उसी को यदि आप लोग एक बाउल में कर देंगे तो शेप चेंज हो जाएगा। तो शेप फिक्स नहीं है, बट इनका जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है वो फिक्स होता है। ओके, जबकि गैसेस का नीदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। यानी कि जो गैसेस है उनका ना तो शेप फिक्स्ड होता है और ना ही वॉल्यूम। तो आपको ध्यान रखना है सॉलिड में दोनों ही चीज़ें फिक्स्ड हैं, लिक्विड में शेप फिक्स्ड नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है, और गैसेस में शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स्ड नहीं है। शेप यानी आकार होता है और वॉल्यूम यानी आयतन, यानी कितनी जगह वो मैटर घेर रहा है। ओके, सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। जबकि सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में आप देख सकते हैं इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस आर लार्जर, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है।
और गैसेस में आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डिस्टेंस है, तो इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस आर लार्जेस्ट। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में इनकम्प्रेसिबल, यानी कि इनको हम ज़्यादा इन पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। लिक्विड में क्या लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, इन्हें हम थोड़ा प्रेस कर सकते हैं, जबकि जो गैसेस होती है हाईली कंप्रेसिबल। तो आपको ध्यान रखना है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में जो गैसेस होती हैं हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। ओके, यानी हम इनको ज़्यादा संपीड़ित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज़, यानी कि इनकी जो डेंसिटी होती है, इनमें जो घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड डू नॉट डिफ्यूज़, और ये डिफ्यूज़ नहीं होते हैं, जबकि लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में डेंसिटी लोअर होती है और ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट है गैसेस में डेंसिटी इज लीस्ट एंड डिफ्यूज। डेंसिटी मीन्स उनका घनत्व, यानी कि जो कण है वो कितने पास पास हैं। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा होता है तो डेंसिटी क्या होगी, लीस्ट यानी कम होगी, एंड डिफ्यूज, और ये इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सॉलिड के इंटर पार्टिकल्स में स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा होता है, जबकि सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स जो रहता है वो वीक होता है, यानी कम होता है। और गैसेस में इंटर पार्टिकल्स फोर्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ओके, लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, यानी जो एक के बाद एक क्रम में जो पार्टिकल्स होते हैं, क्रमागत जो यहाँ पर कण है वो बहुत ही पास पास होते हैं। ओके, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। यहाँ पर सॉलिड के कंपैरिजन में जो पार्टिकल्स होंगे वो लूजली पैक्ड होंगे। लिक्विड में यदि हम देखें तो सॉलिड के कंपैरिजन में जो यहाँ पर पार्टिकल्स होंगे वो लेस क्लोजली पैक्ड होंगे। ओके, और गैसेस में फ्री टू मूव, यानी कि इजीली जो पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं। ओके, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड नहीं है। अब आगे हम फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट यानी प्लाज्मा एंड बोन्स आइंस्टाइन कंडेंसेट की बात करेंगे। तो आप ध्यान रखें नॉन इवैल्यूएटिंग है ये पार्ट, यानी कि एग्जाम में इनसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे, फिर भी इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्हें समझ सकते हैं। प्लाज्मा क्या है, ये एक आयोनाइज्ड गैस की तरह होती है, बहुत ही चमकदार होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अ प्लाज्मा इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज़ अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होती है ये मैटर, साथ ही साथ ये मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का इस पर प्रभाव पड़ता है। ओके, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की यदि हम बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको शॉर्ट में BEC भी हम कह सकते हैं। B फॉर बोस, E से हो जाएगा आइंस्टाइन और C फॉर हो जाएगा यहाँ पर कंडेंसेट। ओके, तो जो BEC है स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन अराइज एट वेरी लो टेम्परेचर, यानी ये वाली जो अवस्था है पदार्थ की कब बनती है, जब टेम्परेचर क्या हो, बहुत ज़्यादा लो हो। ओके, द साइंटिस्ट हु वर्कड with the Bose-Einstein condensate receive a Nobel Prize of their work in 1995, यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को जिसने खोजा है उन साइंटिस्ट को 1995 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। आप लोग ध्यान रखें साइंटिस्ट का नेम, पहले साइंटिस्ट है हमारे भारतीय यानी इंडियन साइंटिस्ट जिनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस और दूसरे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, इन दोनों ने ही मिलकर यहाँ पर इस 5वें स्टेट की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें 1995 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। द BEC इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर इवन क्लोजर दैन एटम्स इन अ सॉलिड, यानी जब सॉलिड से भी ज़्यादा पास पास यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं तब ये अवस्था बनती है। अब हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर्स, यानी कि जो पदार्थ होती है उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन किस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम वाटर को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, जमाते हैं तो वो सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है, जबकि यदि हम उसको क्या करते हैं, खुले में छोड़ देते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, वाटर यानी कि लिक्विड बन जाता है, और जब उसको हम गर्म करते हैं तो वो गैस यानी कि वाष्प के रूप में बदल जाता है। तो इस तरह से जो मैटर है वो ठोस से द्रव, द्रव से गैस या गैस से सॉलिड किसी भी अवस्था में चेंज हो सकते हैं, यानी कि स्टेट्स जो होते हैं मैटर का उनमें इंटरचेंज होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है पहले वाटर का, वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर, यानी जो पानी है वो तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एज आइस यानी बर्फ, लिक्विड का एग्जाम्पल हो जाएगा वाटर यानी पानी, और गैस का एग्जाम्पल हो जाएगा वाटर वेपर यानी कि वाष्प। ओके, अब हम यहाँ पर कुछ प्रोसेस देखेंगे जिनके थ्रू इंटरचेंज होता है मैटर्स की स्टेट में। ओके, तो पहला यहाँ पर दिया है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मीन्स होता है ऊर्ध्वपातन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो मैटर होता है वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है।
ओके। जैसे आपने एक देखा होगा जो कैम्फर होता है कपूर, उसको यदि हम खुले में छोड़ देते हैं तो वो उड़ जाता है। इसी तरह नेफ्थलीन बॉल्स जो होती है, कपड़ों में डालने वाली जो गोलियां आती हैं, उनको भी आपने देखा होगा, यदि हम उन्हें छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो लिक्विड में चेंज हुए बिना सीधे गैस में चेंज हो जाती हैं। तो सब्लिमेशन की डेफिनेशन आप इस तरह से समझ सकते हैं, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। यानी जब क्या किया जाएगा, गर्मी मिलेगी तो जो सॉलिड होगा वो डायरेक्टली वाष्प के रूप में चेंज हो जाएगा, और इसके उल्टे जब क्या होगा, ठंडक यानी कूलिंग मिलेगी तो वो जो गैसेस होंगी, वेपर होगा, वो सॉलिड के फॉर्म में जम जाएगा। तो आपको सब्लिमेशन की डेफिनेशन याद रखना है। ओके, ऐसी प्रोसेस जिसमें कि क्या हो रहा है, सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है वेपर में जब उसको हीट मिलता है, और वेपर चेंज हो जाता है सॉलिड में जब उसको ठंडक यानी कि कूलिंग मिलती है। एग्जाम्पल भी यहाँ दिए हुए हैं, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर एंड आयोडीन। अब आगे हम यहाँ पर बात करेंगे मैटर की स्टेट को चेंज करने में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो पहले ए पॉइंट है यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग अ सॉलिड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड एंड द कंडीशंस रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग द चेंज। तो यहाँ पर हम चारों ही पॉइंट्स को देखेंगे, कौन कौन सी कंडीशंस है जिन पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज विच ओवरकम्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, देयरबाय सॉलिड मेल्ट एंड इट कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। यानी कि जब हम क्या करते हैं, सॉलिड के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, यानी उसके तापमान को बढ़ाते हैं, गर्म करते हैं, तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है गतिज ऊर्जा, यानी उनके कणों के बीच में जो गति होती होगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, इंक्रीज होने के कारण जो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, कम, और वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। ओके, नेक्स्ट है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक, जिस पर कोई सॉलिड गल जाए, यानी कि कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए। ओके, आइस को यदि हम 273.16 केल्विन टेम्परेचर पर छोड़ते हैं तो क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड यानी कि वाटर में चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। यानी कि मेल्ट होने की जो प्रोसेस है, यानी सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में चेंज होने की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। ओके, यानी संगलन कहते हैं। ध्यान रखें, फ्यूजन मीन्स होता है संगलन। और जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर जो सॉलिड है मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है, उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। यानी कि प्रेशर को बढ़ाने पर या घटाने पर स्टेट जो होती है मैटर्स की, उनको चेंज किया जा सकता है। प्रेशर को अप्लाई करने पर और टेम्परेचर को कम करने पर, यानी कि प्रेशर ज़्यादा हो, यानी दबाव ज़्यादा हो और उसका टेम्परेचर कम हो, तो गैसेस बनती हैं। यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको स्टोर किया जाता है अंडर हाई प्रेशर, यानी यहाँ पर दबाव क्या हो गया, ज़्यादा, यानी कि प्रेशर ज़्यादा अप्लाई किया गया है। सॉलिड CO2 gets converted directly to gaseous state on decreasing the pressure of 1 atmosphere without coming into liquid state। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉलिड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लिक्विड में चेंज हुए बिना सीधे ही गैस में चेंज हो जाती है। ओके, दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नॉन एज ड्राई आइस। तो यही रीजन है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं। लेटेंट हीट को और हम डिस्कस करेंगे। लेटेंट हीट मीन्स होता है गुप्त ऊष्मा, यानी ऐसी हिडन हीट जो कि क्या करती है, ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। यानी स्टेट चेंज होने के दौरान मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको ये ब्रेक कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। ओके, आगे यहाँ पर डिफरेंशिएट किया गया है फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन को। फ्यूजन की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी कि जब क्या होता है, मैटर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो उसे हम फ्यूजन कहते हैं। तो इसको इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड। यानी कि
किसी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो भी हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उसे हम फ्यूज़न कहेंगे। वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा, तो ऐसी हीट जो कि रिक्वायर होगी 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए, ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन। ध्यान रखें, ऐसा पॉइंट जिस पर कोई लिक्विड गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है यानी उबलना प्रारंभ हो जाता है, उसे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं यानी क्वथनांक बिंदु कहते हैं। जबकि जब सॉलिड पिघलना स्टार्ट होता है लिक्विड के फॉर्म में तो उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेल्ट होने वाला पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है तो वो मेल्टिंग पॉइंट, और जिस टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है, उबलना स्टार्ट हो रहा है, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ध्यान रखें, लिक्विड टू गैस की यहाँ पर बात हो रही है, ओके। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, यानी कि जब सॉलिड, लिक्विड या गैस को टेम्परेचर दिया जाता है, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी में गति करने लगते हैं। इन द केस ऑफ लिक्विड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वेपर। तो ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया, जब किसी मैटर को टेम्परेचर दिया जाएगा तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसके चेंजेस के कारण जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कम हो जाएगा और जो भी मैटर होगा उसका स्टेट चेंज होगा। हमने देखा था जब सॉलिड को गर्म कर रहे थे तो उसका जो अट्रैक्शन फोर्स था वो कम हो रहा था और वो लिक्विड में चेंज हो गया था। अब यहाँ पर बात हो रही है, थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं, इन द केस ऑफ लिक्विड, जब लिक्विड में टेम्परेचर दिया जाएगा तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। तो लिक्विड का जो ऊपरी वाला सरफेस होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी हायर होगी, यानी जो गतिज ऊर्जा होगी उसके पार्टिकल्स के बीच में वो ज़्यादा होगी और अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, कम हो जाएगा और वो जो ऊपर के पार्टिकल्स होंगे वो गैसेस में चेंज हो जाएंगे, ओके। तो आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of the other particle and gets converted into vapor, okay। क्या हो जाएंगे, वाष्प में चेंज हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखें, लिक्विड से वाटर वेपर में चेंज होना क्या कहलाएगा, एवापोरेशन कहलाएगा। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन, यानी कि ऐसा फिनोमिना, ऐसी परिघटना जिसमें कि लिक्विड क्या होते हैं, वेपर में चेंज हो जाते हैं। अगर लिक्विड उबलना प्रारंभ हो जाएंगे तो उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, है ना, लिखा है यहाँ पर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर यानी उबलना प्रारंभ होने से पहले वो भाप बनकर उड़ने लगे तो उसको हम क्या कह देंगे, एवापोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण, ओके। फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। अब एवापोरेशन यानी वाष्पीकरण को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रभावित करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, यानी सीधी बात है, सरफेस एरिया यदि ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ओके। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और वाष्प ज़्यादा बनेगी, ओके। ह्यूमिडिटी की यदि हम बात करें, ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी हवा में ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता होती है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ water vapor at a given temperature. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases. एयर में ह्यूमिडिटी पहले से होती है और एयर की प्रॉपर्टी होती है वो एक डेफिनेट अमाउंट में ही वाटर वेपर को होल्ड करके रख सकता है। तो जब पहले से ह्यूमिडिटी होगी एटमॉस्फेयर में, यानी पहले से नमी बनी होगी, एवापोरेशन की यानी वाष्प बनने की जो प्रोसेस होगी वो डिक्रीज हो जाएगी यानी धीमी हो जाएगी, ओके। विंड स्पीड की यदि हम बात करें तो द हायर द विंड स्पीड द मोर इवापोरेशन, यानी जितनी तेज हवा चलेगी इवापोरेशन की प्रोसेस भी उतनी ही ज़्यादा तेज होगी। इवापोरेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और हैं, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, आप लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। इसके बाद हम चैप्टर का जो लास्ट कंटेंट है उसे हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इवापोरेशन केस कूलिंग, यानी जो वाष्पीकरण है उसके कारण ठंडक होती है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन, यानी जो लिक्विड होता है
वो जब वाष्प बन के उड़ता है, वाष्प में चेंज होता है, तो जो भी एनर्जी लॉस हो रही है उसको वो अपने सराउंडिंग से वापस से गैन करता है, यानी रीगैन करता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, ठंडक होती है। ओके, अब इवेपोरेशन और बॉइलिंग, यानी कि किसी चीज़ का वाष्प बनकर उड़ना और किसी चीज़ का बॉयल होना यानी उबलना, इन दोनों में अंतर क्या है। उबलना एक बल्क यानी एक संपूर्ण प्रक्रिया है, एक संपूर्ण परिघटना है जिसमें कि पार्टिकल्स क्या होता है, पूरा के पूरा लिक्विड से वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। जबकि इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना है। ओके, यानी एक सरफेस पर होने वाली परिघटना है जिसमें कि जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस वाले, वो क्या करते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो रहता है वो कम हो जाता है और ऊपर सरफेस का जो लिक्विड होता है वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर केल्विन एंड सेल्सियस स्केल की बात की गई है। तो केल्विन जो होता है और सेल्सियस, ये दोनों ही तापमान को मापने की इकाई होती है। केल्विन एक ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की, तो आप ध्यान रखें 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू होता है 273.1 केल्विन। आगे क्या लिखा हुआ है, वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 के, यानी कि जब सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना हो तो ये पॉइंट के बाद वाली डिजिट आप यदि नहीं लेते हैं तो भी वो करेक्ट होगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 के आप याद रख सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या हो गई है, केल्विन, आपको ध्यान रखना है। तो जब सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना हो तो सेंटीग्रेड वाली जो वैल्यू होगी टेम्परेचर की, उसमें 273 को यदि आप प्लस करते हैं तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज ऑलवेज पॉजिटिव साइन, यानी केल्विन में जब भी हम टेम्परेचर को नापते हैं तो वो पॉजिटिव साइन के साथ होता है। हैज रिगार्डेड एज बेटर स्केल देन सेल्सियस, इसलिए सेल्सियस के कंपैरिजन में इसको बेटर स्केल माना जाता है। एटमॉस्फेयर ATM is a unit of measuring pressure extracted by a gas. The SI unit of pressure is Pascal, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए, यानी कि जो गैस है उसका दाब मापने के लिए जो यूनिट यूज होती है, ऐसा यूनिट, उसका नाम है पास्कल। ओके, पास्कल का यहाँ पर साइन दिया हुआ है PA। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10 पावर 5 पास्कल, यानी कि एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है, 1.01 इंटू 10 पावर 5 पास्कल। तो एयर के प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। मीन्स द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि जो समुद्र होते हैं उनके लेवल पर जो एयर का प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। ओके, एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसे हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस चैप्टर से रिलेटेड हमने यहाँ डिस्कस कर लिए है। होल समरी चैप्टर की हमने यहाँ पर देख ली है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 को। तो यदि आपको कंटेंट यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।